2026 में 10th क्लास के सीबीएसई के पेपर में जूल से क्वेश्चन आएगा। क्या पेपर लीक करवाते हो क्या? ऐसे करके आप चला रहे होते, पबजी खेल रहे होते हो, खेल रहे आपको पता नहीं चला कब 6 घंटे हो गए। क्वेश्चन आप सबके लिए, ये है रिंकू, ये है पिंकू, ये है चिंटू और ये है दीपू। ये मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, एक वायर है और इस वायर के अंदर से ये टपक 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 वायर पड़ी होती है ना, जो आपके घर में ये वायर पड़ी होती है। ये मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया। ऐसी 3-4 चीजें नहीं, वो चीजें जो एग्जाम 2026 में 10th क्लास के सीबीएसई के पेपर में जूल से क्वेश्चन आएगा। जूल हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है यार, तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। जूल हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे इसे देखते हैं। अब हम अलग से एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे आज का हमने टॉपिक पकड़ लिया जूल हीटिंग इफेक्ट। तो जूल हीटिंग इफेक्ट पे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो सेम क्वेश्चन चाहे ना हो, बट मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है अगर इससे न्यूमेरिकल भी आया तो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। तो अच्छे से वीडियोस को देखो। अगर इससे पहले हमारी जो चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम जो वीडियो डाल रहे हैं, अगर वो आप नहीं देख रहे तो भाई उसको जल्दी से देखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियोस देखो। ऐसा ना हो गई कि जब बोर्ड्स का एग्जाम दे के आओ उसके बाद आपको आके रिग्रेट हो कि भाई ये सीरीज क्यों मिस कर दी। तो चलिए शुरू करते, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जूल से आएगा, मिस किया तो गया, समझ रहे हो? सब यही पढ़ रहे हैं तो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि हम इतने समझदार हैं कि हमें पता है सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन डाले हैं, उसी से मिलते जुलते हैं या उसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पीवाईक्यू ही करने हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू ऑन जूल हीटिंग इफेक्ट में पहला क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने हीटिंग का लॉ क्या दिया था, और क्वेश्चन आया है 2012 में, 2015 में, और अब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जूल्स ने क्या ला दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले जूल्स हीटिंग इफेक्ट निपटा लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी तो वही है जूल्स का, अगर ला अच्छे से पढ़ेंगे तो। चलिए देखते हैं क्या है ये जूल्स बाबा का ला। जूल्स बाबा 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 जूल्स बाबा, ठीक है। चलो देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, एक वायर है, और इस वायर के अंदर से ये टपक 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 करके क्या जा रही है? करंट जा रही है। तो मतलब इसके अंदर से ऐसे ऐसे करके करंट बह रही है। जैसे हमारी नसों में खून है तो इसकी नसों में करंट है, और जब वो करंट दौड़ेगी ना तो ये जो कंडक्टर है ये बदले में हीट अप हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कंडक्टर हीट अप हो जाएगा। जैसे कि ज्यादा देर जब फोन चलाते हो तो फोन हीट हो जाता है, घर में रेफ्रिजरेटर ज्यादा देर चलता है तो वो हीट हो जाता है। मम्मी पापा बोलते पेपर के दिन है बच्चों टीवी मत देखो, बट आप तो देखोगे और टीवी हीट अप हो जाएगा, है ना। तो उसी को जूल हीटिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। बोलता क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि हर कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है और रास्ते में रुकावटें आ जाए, जैसे कि ये आपकी गाड़ी जा रही है और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, उसी तरीके से अगर ये अमाउंट ऑफ करंट यहां से जा रही है तो यहाँ पे जो रुकावट है जो करंट को रोकेगी उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और जो कंडक्टर जितनी देर रेजिस्ट करेगा, करंट को रोक के रखेगा, वो उतना ज्यादा हीटअप होगा। अच्छा, इसकी डेरिवेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल हीटिंग इफेक्ट लगता कहाँ है। तो आपके घर में अभी सर्दी का माहौल चल रहा है, अभी बड़े सारे बच्चे अपने सामने हीटर रख के पढ़ रहे होंगे, है ना। तो जो हीटर के अंदर कॉइल्स होती हैं, वो कॉइल्स इस मेटल की बनी हुई है कि इनका रेजिस्टेंस बड़ा ज्यादा हाई है। इनका रेजिस्टेंस क्या हाई है? रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट को रोकेगा। जितना ज्यादा करंट को रोकेगा ये हीटअप होगा और आपके कमरे में हीट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये टंगस्टन की जो फिलामेंट होती है, ये भी, इसका भी काफी हाई रेजिस्टेंस होता है, करंट को रोकती है और हीटअप होती है और ग्लो करती है और पूरे कमरे को लाइट दे देती है, ठीक है। और हमारे सर्किट्स में जो फ्यूज यूज होते हैं, फ्यूज के अंदर ये वायर लगी होती है ना, तो ये जो वायर है, वायर जो है इसका क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस हाई होगा क्या? नहीं। फ्यूज इस तरीके से बनाया जाएगा कि अगर हमारे घर में ज्यादा करंट आई तो हमारे घर को हार्म नहीं होना चाहिए, तो बदले में ये फ्यूज की वायर ब्रेक हो जाएगी। फ्यूज की वायर ब्रेक होगी तो मतलब सर्किट यहीं पे टूट गया और करंट आगे नहीं जाएगी, तो घर के सारे अप्लायंस बच जाएंगे। तो इसलिए ये जो फ्यूज की वायर है, इस वायर को इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे ये हीटअप हो और ये ब्रेक कर दे।
समझ रहे हो, करंट इससे आई, ज्यादा करंट आएगी, ये हीट अप होगी और ब्रेक कर जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और घर हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अब डेरिवेशन पूछी गई है, तो डेरिवेशन का हम देख लेते हैं क्या है। भाई हमें पता है कि वर्क होता है V इंटू क्यू। सर कहाँ से पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ाया नहीं, कहाँ से पता है तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, एक्चुअली चैप्टर तो मैंने पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में, बट उसकी वीडियो अभी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, थोड़े दिन तक वो भी आ जाएगी। तो अभी देखिए क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज। और अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा हो, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, और ये होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यहां से मुझे वर्क का फॉर्मूला बनाना था, तो Q ऊपर चला जाएगा, V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू W। तो वर्क का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब 9th क्लास तो सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखी है। सर यार जब ये बात टीचर बोलता है ना तो कसम से दिल टूट जाता है, क्योंकि हमने पढ़ रखी नहीं रखी, हम भूल जाते हैं, हमें कल का याद नहीं है क्या खाया है, तो 9th का कहाँ से याद होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर था, और वहां पे पावर के बारे में हमने पढ़ा था, और पावर होता है वर्क अपान में टाइम। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपान में टाइम क्या हो गया, पावर। ठीक है, और वर्क की जगह मैं V इंटू क्यू लिख सकता हूं, तो मैंने ये यहाँ पे वैल्यू डाल दी, V इंटू क्यू। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हमें पता है इस चैप्टर के शुरुआत में करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज तो क्यू बाई टी, है ना। करंट क्या होती है, क्यू बाई टी। तो मैं क्यू बाई टी को अलग अगर लिखूं तो क्यू बाई टी बन जाएगा I, तो V इंटू आई। बट सर ये तो पावर बना, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर के 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, वो भी यही से ड्राइव होते हैं, बट अभी चलो इसी को देखते हैं जो देख रहे हैं ना। तो पावर हो गया V इंटू आई। अब हमारे पास पावर आ गया V इंटू आई। अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है या पावर क्या होता है। पावर हमने पढ़ा ना, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, और 9th क्लास में ही पढ़ा था यार, दुर्भाग्य से आपने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा कि वर्क का यूनिट भी आपको पता है जूल होता है, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। तो इसका मतलब वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी का ये फॉर्मूला बना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं एनर्जी की जगह लिख सकता हूँ हीट, तो हीट क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। जो पहले क्या था, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, अब हीट बन गई पावर इंटू टाइम। पावर की जगह मैं क्या डालूंगा, पावर की जगह वैल्यू डालूंगा V इंटू आई, पावर की जगह वैल्यू डाल दी V इंटू आई, और टाइम की जगह टाइम रहेगा। ठीक है, अब V की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, है ना, अब खुद देखिए। अब V की जगह हम क्या डाल सकते हैं, V ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह मैं डालूंगा आई आर, ये वाले I की जगह I ही रहेगा, T की जगह T ही रहेगा, और I इंटू आई बन जाएगा आई स्क्वायर, R का R और T का T। तो समझे, यहां रीजन भी लिखा है बिकॉज V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां पे मैंने आई आर कहां से लाया, आई टी तो था ही, V को ओम्स लॉ लगा के आई आर डाला, फिर I इंटू आई स्क्वायर आर टी। समझे, बूझे क्या नहीं बूझे। तो ये थी डेरिवेशन और जूल सिटी इफेक्ट होता क्या। अभी हमने फैक्टर डिस्कस नहीं किया किस किस पे ये डिपेंड करता है, वो भी अभी हम आगे चलिए करते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वेरी गुड बच्चों, पूरा टॉपिक रिवाइज भी करवाएंगे और सारे क्वेश्चन भी करवा देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सर हम यही तो सोच रहे थे सर कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करा रहे हो, कहीं पूछते भी हैं क्या। तो देखिए ना 2020 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने साथ ही करवा दिया आपको। अच्छा, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग 9600 चार्ज कूलम चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। हमें क्या दिया हुआ है, हमें V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है, Q की वैल्यू दिया 96000, C की वैल्यू दी हुई है, और हमें क्या दिया हुआ है, क्या और कुछ दिया, इन 2 आवर्स हमें टाइम भी दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 2 आवर। अलग अलग तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि डेरिवेशन आपने की है तो उससे हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। बट
हम अभी देखते हैं कि एक और चीज सीखेंगे कि हम हीट का जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, कहीं कहेंगे कि सर आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया, तो यार ये हीट ही है, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, कहीं पे लिख लो हीट का फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल्स ने दिया था। और यहां से हमें पता चल रहा है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो सर अब आप बताने क्या वाले हो, करवाने को तो मैं जैसे डेरिवेशन है किसी भी तरीके से करा सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के आपको ये वाला भी बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन फंस जाए तो आप मत फंसो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सर ऐसा क्या है। तो भाई साहब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, अरे अरे वो लड़के नाराज हो जाता है मैंने, हाँ नाराज ही होगा ना, मैंने चूज किया उसको सिलेक्ट नहीं किया। चलो देखो गिवन था हमें चार्ज, अभी अभी देख बताया सर आपने इतने कूलम ऑफ चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, ऑल्दो टाइम भी गिवन था हमें 2 आवर, बट हम टाइम का अगर यूज ना करें और तब भी क्वेश्चन को निकाल सके तो कैसे निकालेंगे। हीट का एक फॉर्मूला है, हीट का एक फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बढ़िया सर अभी अभी बताया जूल हीटिंग इफेक्ट में, और वहीं से ड्राइव होता है हीट का फॉर्मूला, हीट इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इज चार्ज। तो सर ये कैसे बना है, तो ये इसी से बना है, तो सर बता दो कैसे बना है। तो सर देख लेते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V अपान में I, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, इसकी R की वैल्यू, तो H बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू V अपान में I इंटू T, I से आई स्क्वायर कट जाएगा, I की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या होती है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो डाल दो यहाँ पे, क्या डालोगे, ये हमारा आ गया ना, पहले इसको लिख देते हैं I इंटू वी इंटू टी। ठीक है, तो अगर मगर I की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, I की जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जो कि चैप्टर के शुरुआत में याद रखना ये दोनों I के फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये चीज रिवाइज होगी। तो मैं यहाँ रख दूंगा H, ये वाली वैल्यू उठा के I की यहाँ रख दूंगा, H इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी इंटू वी इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, हीट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी आ जाएगा। हमें एक और सर आपने फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि पेपर में बाकी क्वेश्चन करने हैं, इसको इतना टाइम नहीं देना, तो अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चार्ज हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है, दोनों से सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़िया सा आंसर आएगा हीट का ये, और हीट का यूनिट होता है जूल, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बढ़िया सर, इसको आगे और करना होगा तो आप इस तरीके से 3.84 इंटू 10 टू द पावर 6 भी कर सकते हो। चलिए सर ज्यादा टाइम ना लो, सर टाइम नहीं है सर, जल्दी करिए, एग्जाम सिर पे है। चलो देखते हैं आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, जो भी बताया, मतलब जूल हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है। लिस्ट टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच वर्क्स ऑन दिस इफेक्ट। तो सर बढ़िया से आपने बता दिया हमें, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर में प्रेस होती है ना, इसके अलावा और चीजें, बल्ब, ये सब चीजें जो है वो इसी पे चलती है। 2 पूछी थी, 2013 में आया था। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे बात कीजिए। तो यार सर तो आपकी सभी बातें मानने को तैयार हैं, बस तुम ही नहीं मानते। तो बोल रहे हैं स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। मेजरेबल प्रॉपर्टी इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब है हीटिंग इफेक्ट बताओ, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चीजें होती हैं कौन सी होती हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस और करंट को लेके बताओ, तो वो हमने बताने की कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी। सेम क्वेश्चन था 2023 और 2024 में आया हुआ है। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। बोल रहे हैं फैक्टर बताओ जिसके अंदर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सर अभी बढ़िया से आपने बताया था, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम टाइम ठीक है, तीनों के डायरेक्ट के प्रोपोर्शन है, मतलब कि हीट बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, है ना, करंट बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी। ओके, तो सर अब ये क्या है रे, ये क्या है यार। हमारी कोशिश यही है कि भाई इस तरीके से टॉपिक पढ़ाएं कि 3-4 चीजें और सीखती जाओ, है ना, और वो भी कौन सी, ऐसी वैसी 3-4 चीजें नहीं, वो चीजें जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है,
तो चलिए इस पे ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया जूल्स का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट। अब सर कैसे? तो भाई ऐसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम करंट वाला केस, फिर रेजिस्टेंस समझेंगे, फिर आगे चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये एक कंडक्टर है जिसमें 50 एम्पेयर की करंट जा रही है, ये हीट होगा, ठीक है। अब ये दूसरा कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है जिसमें 100 एम्पेयर की करंट जा रही है, ये भी हीट होगा, बट ये ज्यादा हीट होगा। सर हमें समझ नहीं है, तो बच्चों समझ नहीं आ रही तो आपके घर में जो ऐसे वायर पड़ी होती है ना, जो आपके घर में ये वायर पड़ी होती है चार्जर वगैरह की, ये हीटअप होती है बट उतनी ज्यादा नहीं। और जो मेन आपकी बाहर पिलर्स पे है ना, जो खंभों पे बड़ी सी वायर आ रही होती है, वो कितनी हीटअप होती है, कई बार तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक से लगा होता है वो जल भी जाता है। और घर में भी हमने देखा है कि ज्यादा हीटअप होने की वजह से चीजें जो है वो सड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर वाली जो वायर है उसमें करंट ज्यादा जा रही है, चार्जर की वायर में करंट कम जाएगी। अगर हमारे गीजर की वायर सड़ रही है ना, ब्लोअर की वायर सड़ रही है, किसी भी हीटिंग अप्लायंस की सड़ रही है, तो वहां लोड ज्यादा है, वहां करंट ज्यादा सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। सर ये रेजिस्टेंस क्या है बुड़बकवा, पूरा पढ़ लिया चैप्टर हमने, ठीक है, मतलब 10th खत्म होने को आ चुकी है और रेजिस्टेंस ही नहीं समझ आ रहा। तो देखिए कितनी प्यारी सी आपके लिए इमेज लेके आए हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो रास्ते की रुकावट, कहने का मतलब है ये, मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया और उधर गड्डी हमारी स्लो हो गई, है ना, तो यहां से आप टुकुर टुकुर जा रहे थे, यहां आके आपकी गाड़ी जो है वो स्लो हो गई क्योंकि स्पीड ब्रेकर ने गाड़ी की स्पीड को कम किया। सिमिलरली यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रही थी, जहां पे जाके वो स्लो हो जाएगी, वो जगह जहां पे करंट को रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन है जो उसके रास्ते की, उसी को क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सर देखे हैं कभी? हाँ देखे हैं यार, मदरबोर्ड के अंदर इस तरीके के जो ये सिलेंडर से लगे होते हैं ना, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आज देख भी लिए सर, क्या पढ़ा रहे हो उसका, अरे खुद की तारीफ भी कर लेनी चाहिए, है ना। तो अब इधर समझने की कोशिश करते हैं। ये है रिंकू, ये है पिंकू, ये है चिंटू और ये है दीपू। ठीक है, तो रिंकू पिंकू चिंकू मैं लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस और रिंकू सेम है, रिंकू अरे पिंकू अरे चिंकू। चलिए समझते हैं इन तीनों की मदद से कैसे समझेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट लिखा हुआ ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा करंट। तो ये मतलब कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस करंट को बढ़ावा देता है। तो ये डिक्का मार रहा है कि भाई निकल जा, बट ये तो है रास्ते की रुकावट। तो ये रिंकू जी जो हमारे रेजिस्टेंस है, ये इसको रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? करंट को। तो करंट को रोकने वाली चीज ही कौन है? अरे मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, वहां से करंट आ रही, मैंने हाथ से पकड़ी वायर और रुक गई, नहीं। करंट को कौन रोकेगा? करंट को रोक सकता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे? अब इस कंडक्टर से करंट आई और रुकना शुरू कर गई, यहाँ 10 मिनट तक रुकी, तो भाई साहब इतने ज्यादा एनर्जी जब इसके अंदर रुकी रहेगी तो ये हीट अप तो हो गई। और वहीं पे ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ से करंट आई, करंट आई, करंट आई, है ना, तो मतलब करंट जाती रहेगी, रुकेगी नहीं, तो ये हीट अप कम होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। और टाइम, टाइम वाला केस तो भाई देखो फेवरेट है आप सबका। और भैया एक क्या सर ये क्या सर, पढ़ाई के बीच में सर क्या याद दिला रहे हो? तो याद नहीं दिला रहे, जब आप फोन में ऐसे टुकुर टुकुर, है ना, फोन में ऐसे एकदम से ऐसे करके आप चला रहे होते, पबजी खेल रहे होते और खेल रहे आपको पता ही नहीं चला कब 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए और आपका फोन हीट करना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? जितने ज्यादा समय के लिए, जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी उतना ज्यादा ये हीट अप होगा, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट, ठाक ठाक करके। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई साहब आगे चलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आगे क्या है, बस खत्म ही होने वाली है बात अब तो भाई। स्टेट जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ सर, बता देंगे एक झटके में, ठीक है। बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखते हुए। और ये क्वेश्चन है 5 ओम रेजिस्टर हमें दिया हुआ है, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 6V, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 ओम। कैलकुलेट द एनर्जी डेसिपेटेड एट हीट, हमें यह बताना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। सर हमें तो फॉर्मूला पता है H = I² RT, क्योंकि हीट निकालने को बोला है H = I² RT। सर V भी है, R भी है, T भी है ना, V तो चाहिए नहीं सर, I चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ कहता है V = IR। सर हमें क्या चाहिए? I चाहिए, तो I = V/R। V की वैल्यू कितनी है?
सर v की वैल्यू कितनी है सर v की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू i की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे, r into t कर देंगे, देख लेते हैं आंसर क्या आया है और एक बार फिर से डिस्कस भी कर लेते हैं आपके लिए शांति से। तो चलिए प्यारे संग, तो देखो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, ये दिया हुआ है, हमें करंट निकालना है। I इक्वल्स टू V बाई आर, 6/5 आ गया, 1/2 ये आ जाएगा। अब H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो I की जगह वैल्यू डालूंगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1.44, R की जगह आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 डाल दिया, और T की जगह आ जाएगा टाइम कितना है 10 सेकंड, ये देख लेना कि ऐसा यूनिट्स में चल रही है सारी चीजें। तो 72 जूल में आंसर आपका आ जाएगा, हीट निकालो जूल में आ जाएगा। बच्चों जाते किधर हो, इधर रुको। देखो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, और कमेंट सेक्शन में सब बताना। कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कमेंट में एक बच्चे ने किया हुआ है और आपको भी वही लग रहा है, तो आप सोचते हो कि करें ना करें, तो भाई सब करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं रिएक्ट करूंगा। आंसर सही होगा गलत होगा, मैं दोनों में रिएक्ट करूंगा। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे सुपीरियर है और वो है हमारे हिंदुस्तान के बच्चे। तुम लोग भगवान हो गए, समझ रहे हो? ऐसे ही इतनी मेहनत नहीं की जा रही है ना, फ्री में इतनी मेहनत क्यों की जा रही है कि भाई तुम ही हमारा फ्यूचर हो और तुम पे इन्वेस्ट करना मतलब खुद पे इन्वेस्ट करना, ऐसा लगता है मुझे, देश पे इन्वेस्ट करना। चलो, तो लिखा है द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर फॉर डोमेस्टिक सर्किट इज इन बिटवीन। तो भाई डोमेस्टिक सर्किट में, हमारे घर के जो सर्किट होते हैं उनमें जो फ्यूज अभी आपको दिखाया था उसके अंदर जो वायर होती है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है कि उससे ज्यादा करंट आएगी तो वो वायर टूट जाएगी। ठीक है, ये आपने बताना है और सर्च कर लेना, बहुत बार आया सीबीएसई में। पर पहले आंसर खुद सोच के कमेंट करके फिर सर्च करना, इधर कोई नहीं है गलत आंसर आएगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई सीन नहीं है ऐसा, भाई सीखोगे। और हो गया ये खत्म। हाँ, इसके आगे रिप्रोडक्शन की स्लाइड है। रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा, टेंशन हो रही है पेपर से पहले, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं मैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर वहां से निपटा ले, और बाकी भी चैप्टर वहीं से आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है अच्छी सी, वो करके जाओ, पेपर दे के आओ, अच्छे अच्छे कमेंट करो, सर पेपर तो यहीं से आया है, पेपर लीक करवाते हो क्या? ठीक है यार, ओके, टेक केयर।